आज का हमारा पहला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किनके उल्लंघन के आधार पर किसी विधि को शून्य घोषित कर सकता है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर मूल कर्तव्य। कोर्ट के आधार पर उत्तर चुनना है कि केवल एक, एक और दो, दो और तीन या फिर एक, दो, तीन। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। मतलब पहला एक कथन, केवल एक कथन जो है सही है, क्योंकि अनुच्छेद 13 में और संविधान के भाग 3 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी मूल अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली सभी विधियां शून्य होंगी। अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत जो है वो विधियों पर लागू होता है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय को 226 के तहत प्राप्त है और इन दोनों अनुच्छेदों के द्वारा ही मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर किसी भी विधि को असंवैधानिक और अवैध घोषित किया जा सकता है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि अगर यह मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है जो संविधान के मूल ढांचे का एक भाग है, और ऐसे किसी ही प्रकार के संशोधनों को शून्य घोषित किया जा सकता है। निदेशक तत्व जो हैं उनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है, यानी कि इनके उल्लंघन पर न्यायालय के द्वारा इन्हें विधिक रूप से लागू नहीं कराया जा सकता। इसलिए सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे स्थानीय सरकार हो, इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार ये निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य हो सकता है। नीति निर्देशक तत्वों के समान ही मूल कर्तव्यों को की प्रकृति भी गैर न्यायोचित है और संविधान में न्यायालय के द्वारा उनके प्रत्यक्ष प्रवर्तन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त उनके उल्लंघन के विरुद्ध विधिक संरक्षण भी प्रदान नहीं किया गया है, लेकिन संसद उपयुक्त विधान के द्वारा इनके प्रवर्तन के लिए स्वतंत्र है। इसलिए केवल कथन एक जो है सही है, बाकी दो कथन जो हैं वो गलत है। तो इसका सही जो आंसर है वो ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए, युग्मों पर विचार कीजिए और इनमें कौन से युग्म जो हैं वो सही सुमेलित हैं, ये बताना है कि कौन से जो हैं वो सही सुमेलित हैं। पहला है शंकरी प्रसाद, संसद किसी भी मूल अधिकार को न्यून कर सकती है। दूसरा है केशवानंद भारतीवाद, मूल ढांचे के सिद्धांत की उत्पत्ति, और मिनर्वा मिल्सवाद, मूल अधिकारों नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संतुलन। तो इनमें से कौन कथन जो हैं सुमेलित हैं? एक और दो, केवल दो, या फिर एक और तीन, या फिर एक, दो, तीन। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, एक, दो, तीन। तीनों जो हैं वो सही सुमेलित हैं। संविधान संशोधनों को विशेष रूप से मूल अधिकारों के संबंध में उच्चतम न्यायालय में कई बार चुनौती दी गई। अनुच्छेद 368 के तहत संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, इस प्रश्न को संविधान के लागू होने के 1 वर्ष के भीतर ही उच्चतम न्यायालय में मामला उठाया गया। पहला मामला जो आया था वो आया था शंकरी प्रसाद मामला 1951। पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 की संवैधानिकता की वैधता को चुनौती दी गई, जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया इस मामले में कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान और मूल अधिकारों के संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 13 में विधि शब्द में केवल सामान्य विधियां शामिल हैं, न कि संविधान संशोधन अधिनियम। इसलिए संसद
संवैधानिक संशोधन अधिनियम लागू करके किसी भी मूल अधिकार को छीन सकती है या न्यून कर सकती है, और इस तरह की विधि को अनुच्छेद 13 के तहत शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। इसके बाद मामला आता है गोलकनाथ 1967। इस मामले में 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1964 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। इसमें उच्चतम न्यायालय ने उत्तर दिया कि मूल अधिकारों को अपरिवर्तनीय स्थान है, इसलिए संसद इन अधिकारों को ना तो छीन सकती है और ना ही न्यून कर सकती है। संविधान संशोधन अधिनियम भी अनुच्छेद 13 के आशय के अंतर्गत एक विधि है, इसलिए इस प्रकार की किसी भी मूल अधिकार को उल्लंघन की स्थिति में इसे शून्य घोषित किया जाएगा। इसमें सर्वोच्च न्यायालय का कहना यह था कि चाहे संशोधन करके मूल अधिकारों का हनन किया जाए या कोई नया कानून बना के मूल अधिकारों का हनन किया जाए, परिणाम इसका अंत में एक ही होता है कि मूल अधिकारों का हनन। इसलिए गोलकनाथ वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, चाहे संशोधन करना हो तब भी नहीं कर सकती और चाहे नया कानून बनाकर कम करना हो तब भी नहीं कर सकती। संसद ने गोलकनाथ वाद में जो निर्णय दिया, उस निर्णय की प्रतिक्रिया में 24वां संवैधानिक संशोधन 1971 पारित किया। इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया और कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मूल अधिकार को छीनने या कम करने की शक्ति संसद को प्राप्त है, और इस तरह के अधिनियम अनुच्छेद 13 की परिभाषा के तहत एक विधि नहीं है। इसके बाद मामला आता है 1973 में केशवानंद भारती वाद। इसमें उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में जो निर्णय दिया था उसको पलट दिया और इसने 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा और निर्णय दिया कि संसद मूल अधिकार को छीन सकती है अथवा कम कर सकती है, और साथ में ही उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान का मूल ढांचा या आधारभूत ढांचा नामक एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके तहत यह व्यवस्था दी गई कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद के संवैधानिक अधिकार उसे संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन करने को शक्ति प्रदान नहीं करते हैं। इसका आशय यह था कि संसद किसी भी मूल अधिकार को छीन नहीं सकती अथवा कम नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे के भाग है। मूल ढांचे की सिद्धांत की उच्चतम न्यायालय द्वारा इंदिरा गांधी के मामले 1975 में पुनः लागू किया गया और इस मामले में प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन विवाद से संबंधित मामलों को सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर करने वाले एक प्रावधान को अमान्य घोषित कर दिया। इसके बाद आता है मिनर्वा मिल्स मामला 1980। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संसद की संविधान संशोधन की अपरिवर्तनीय शक्ति को अमान्य घोषित कर दिया और कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान के मूल ढांचे का भाग है, और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान मूल अधिकार और नीति तत्वों के मध्य संतुलन पर आधारित है। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि सशस्त्र बलों के सदस्यों के मूल अधिकार को प्रतिबंधित करने वाली विधि निर्माण की शक्ति केवल संसद में निहित है और मानव दुर्व्यापार एवं बलात्संग के संबंध में विधि निर्माण की शक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को प्राप्त है। तो में कौन सा कथन जो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक, मतलब पहला सही है और दूसरा जो है वो गलत है। ऐसा इसलिए है कि अनुच्छेद 35 केवल संसद को ही मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है और यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है, और यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि संपूर्ण भारत में मूल अधिकारों की प्रकृति और उल्लंघन दंड के संबंध में एक रूपता बनी रहे।
इस दिशा में अनुच्छेद 35 के तहत निम्नलिखित प्रावधान किए गए, जैसा कि संसद के पास निम्नलिखित मामलों में विधि बनाने का अधिकार है, जैसे किसी राज्य या केंद्र शासित या स्थानीय या अन्य प्राधिकरण में किसी भी रोजगार या नियुक्ति के लिए निवास संबंधी शर्त निर्धारित करना, मूल अधिकारों के लागू करने के निर्देश, आदेश, रिट जारी करने के लिए उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायालय को सशक्त बनाना, सशस्त्र बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मूल अधिकार को निलंबित करना या निराकृत करना या कम करना। ठीक है, तो इसलिए पहला कथन सही है। और किसी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ के दौरान कृत्य के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करना, यह अनुच्छेद 34 में है। संसद को मूल अधिकारों के तहत अपराध घोषित किए गए कृत्यों के लिए दंडित करने के लिए विधि निर्माण करना, जिनमें उसके कई शक्ति जैसे कि अप्रस्तुतता, मानव दुर्व्यवहार और बलात्संग। इसलिए दूसरा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि मूल अधिकारों पर कानून केवल और केवल संसद बना सकती है, विधानमंडल में। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से अधिकार संविधान द्वारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों के तहत प्रत्याभूत किए गए हैं? पहला है अपनी रुचि के शिक्षा संस्थानों की स्थापना, उनके प्रशासन का अधिकार। दूसरा, अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार। तीसरा, बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2, 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। ठीक है, 1, 2, 3। क्योंकि अनुच्छेद 29 यह उपबंध करता है कि भारत में के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को अपने विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक दोनों को संरक्षण प्रदान करता है। और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक को चाहे वो धार्मिक हो या भाषाई हो, उनको कई अधिकार प्राप्त हैं, जैसे कि सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार, राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षा संस्थाओं की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति की रकम उनके लिए प्रत्याभूत अधिकार को रोक नहीं सकती। राज्य आर्थिक सहायता प्रदान करने में अल्पसंख्यकों के किसी भी शिक्षा संस्थान के विरुद्ध भेदभाव नहीं करेगा। और अनुच्छेद 30 के तहत ही अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार प्रदान करता है। तो इसका सही जो आंसर है वो डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस हेतु आपात की उद्घोषणा वाक्यांश का प्रयोग किया गया है? केवल राष्ट्रीय आपातकाल, केवल राष्ट्रपति शासन, केवल वित्तीय आपातकाल या राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल राष्ट्रीय आपातकाल। मतलब ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है, क्योंकि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। इसमें कहा गया है कि केवल युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपातकाल को राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में जाना जाता है। संविधान में इस प्रकार के आपातकाल को लागू करने के लिए आपात की उद्घोषणा वाक्यांश का प्रयोग किया गया है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपात को राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। इसे अनुच्छेद 356 में रखा गया है। इसे दो अन्य राष्ट्रपति शासन को 2 अन्य नामों से भी जाना गया है, जिसमें राज्य आपात या संवैधानिक आपात। लेकिन संविधान में इस स्थिति के लिए आपात शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि अनुच्छेद 360 के तहत भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यक्ष संकट में होने पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है। अगला प्रश्न है कि उद्देशिका में निम्नलिखित में से कौन सा पद इस धारणा का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है कि भारत के लोगों का एक ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे कि वह एक परिवार के सदस्य हों? ऑप्शन है समता, अखंडता, समानता और बंधुत्व। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन,
बंधुत्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मामलों में से कौन से मामले अनुच्छेद 19 के तहत प्रत्याभूत मूल अधिकारों का उल्लंघन माने जा सकते हैं? पहला है, महिलाओं को एक नवीन सूचना तकनीक कार्यालय खोलने से निषेध करना, कुछ जातियों के लोगों को परंपरागत व्यवसाय करने के लिए बाध्य करना और सरकार के प्रशासन से संबंधित सामान्य सूचना प्रदान करने में मना करना। तो कौन सा कथन सही है? केवल 3, केवल 1 और 2, 3, केवल 1 और 2 या फिर 1, 2, 3? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। तीनों कथन जो हैं इसके आधार पर मूल अधिकारों का उल्लंघन माना जा सकता है, क्योंकि संविधान का भाग 3 का अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को कुछ गारंटियां प्रदान करता है, जैसे वाक की स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार, संगम और संघ बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार, भारत के किसी राज्य क्षेत्र में बस निवास करने और बस जाने का अधिकार, और किसी भी व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। भारतीय संविधान कार्य की आवश्यकता और इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए देश के राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले सभी नागरिकों के लिए आजीविका, व्यापार और कारोबार करने के लिए अनुच्छेद 19 एक छा के तहत एक मूल अधिकार को स्थापित करता है। इस अधिकार का उद्देश्य संपूर्ण देश में नागरिकों की भलाई और कल्याण करना है। इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद, स्वतंत्र इच्छा के अनुसार रोजगार के चयन अथवा किसी भी व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार है, किंतु साथ में ही राज्य सार्वजनिक हित में इस युक्त प्रतिबंध आरोपित भी कर सकता है। किसी व्यवसाय को संचालित करने के अधिकार में व्यवसाय के स्वामी की इच्छा के आधार पर किसी भी समय इसे बंद करने का भी अधिकार शामिल है। राज्य किसी भी नागरिक को ऐसा व्यवसाय संचालित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जो उसकी इच्छा के विरुद्ध है। किसी व्यवसाय को बंद करने के अधिकार की तुलना व्यवसाय आरंभ करने और संचालित करने के अधिकार के साथ नहीं की जा सकती। यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह का व्यवसाय आरंभ करने की इच्छा नहीं रखता है अथवा यहाँ तक कि उसे आरंभ करने की कोई योजना नहीं है, तो इसके लिए उस पर दबाव नहीं बनाया जा सकता या पूर्णतया उसके विवेक पर निर्भर है। यह अधिकार अत्यधिक विस्तृत है क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजीविका प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी साधनों को शामिल किया गया है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को एक निश्चित कार्य करने अथवा न करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार महिलाओं से यह नहीं कहा जा सकता कि कुछ प्रकार के व्यवसाय उनके लिए नहीं है, क्योंकि देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी व्यवसाय का अभ्यास करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अलावा वंचित जातियों के लोगों को उनके परंपरागत व्यवसायों में जोड़ा नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि यह अनेक व्यवसाय वृत्तियों के चयन में उनकी स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। इसलिए दोनों मामलों में अनुच्छेद 19 के तहत मूल अधिकार के उल्लंघन के रूप में माना जा सकता है। सरकारी गतिविधियों के बारे में जानना अनुच्छेद 19(1) के तहत आता है, जो एक मूल अधिकार है। अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार को नागरिकों के मूल अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। इससे सरकारी गतिविधियों पर सूचना प्रदान करने से मना करने पर अनुच्छेद 19 के तहत मूल अधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है। इसलिए इसका जो है डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है वो सही है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।